बिहारी लाल चैनल से मैं प्रमोद नारायण मिश्र राजनीति और समाज सेवा में तहलका मचाने वाली और शिक्षा जगत में अलग पहचान बनाने वाली नारी सशक्तिकरण की मिसाल डॉक्टर तारण राय किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिजिक्स विभागाध्यक्ष पद पर आसीन रहकर इन्होंने विज्ञान जगत को आगे बढ़ाया, फिजिक्स को आगे बढ़ाया। फिर विश्वविद्यालय में CCDC पद पर रहीं और अपने पद को गरिमापूर्वक संपादन करती रही। अब आज हमारे चैनल के लिए इन्हें आमंत्रित किया है। तारण जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आप शिक्षा क्षेत्र में थी, फिर आप राजनीति और समाज सेवा से कैसे जुड़ी? मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं विभागाध्यक्ष रही, भौतिकी शास्त्र की ACC की डायरेक्टर रही, बिहार विश्वविद्यालय में CCDC रही। MSc में जब हम थे तो उसी के दौरान मैं गांव गई तो मेरे पिताजी शिक्षक थे और जब हम लोग गांव जाते थे तो हमारे सभी भाई बहन को कहते थे कि स्कूल में जाकर पढ़ाओ। तो वहाँ जब मैं पढ़ाने जाती थी तो हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त गांधी जी का आह्वान था, जो अब हम देश स्वतंत्र हो गया, आपको पूरा समाज अपने सहयोग से गांव में पुस्तकालय, स्कूल, कुआं खुदवाना, ये सब सामूहिक प्रयास से गांव का विकास होना चाहिए। तो उस वक्त गांव के लोगों ने बहुत सहयोग करके स्कूल खुलवाया, पुस्तकालय खुलवाया। उस समय चरखा आंदोलन चला। किस गांव की चर्चा कर रहे हैं? हम नामापुर गांव, समस्तीपुर जिला में कल्याणपुर ब्लॉक नामापुर गांव था। हम लोग, पिताजी हमारे शिक्षक थे। तो उस वक्त जब मैं MSc में जब हम बच्चा थे, पढ़ रहे थे, तो गांव के सहयोग से बहुत अच्छा स्कूल की व्यवस्था थी। पढ़ने के लिए पीठा, शिक्षक अच्छे, बहुत अच्छी व्यवस्था थे। जब हम लोग MSc में थे और पिताजी के कहने पर पढ़ाने जाते थे बच्चों को पढ़ने के लिए, तो उसी समय मेरे मन में हुआ कि जब हम यदि पढ़ाई पूरा करेंगे, यदि नौकरी करने लगेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे आर्थिक रूप से खास करके, तब मैं समाज के लिए भी कुछ काम करूंगी। क्योंकि जिस समाज में पले बढ़े बच्चे बढ़ते हैं उस हमारे गांव में बहुत सारा डॉक्टर इंजीनियर हो गया, लेकिन गांव की स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो जिस समाज से हम लेते हैं उसको यदि देंगे नहीं तो वो समाज खोखला हो जाएगा। तो उस खोखलापन को भरने के लिए शिक्षित लोगों को आगे बढ़कर समाज के लिए काम करना चाहिए। वहीं से मेरे मन में बात आई कि जब मैं आत्मनिर्भर बनूंगी तो राजनीति के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम करूंगी। एक घटना और घटी हमारे जीवन में उसी वक्त कि एक महिला काम करती थी, वो आती थी तो उसकी बड़ी पिटाई हस्बैंड करते थे पीकर। मैंने उसी क्रम में, उसी टाइम में बड़ी पिटाई करते थे। तो वो बहुत रोते हुए आई और हमको शिकायत करने लगी, जो देखिए कैसे हमारे हस्बैंड पीटते हैं, जो बच्चे हैं, पी कर आता है हस्बैंड। तो हम बोले जो तुम्हारे हस्बैंड को जेल भिजवा दें। तो मेरा वो हाथ पकड़ ली, यदि जेल भिजवा दो तब अच्छा सर्टिफिकेट कमा कर। हमारी इच्छा है कि कोई ऐसा उपाय होता कि वो जेल भी नहीं जाता और हमारा सम्मान भी करता। तो हमारे एक परिचित दरोगा थे, उसको हम कहे कि फलाना परिवार में जाके आप जरा देखिए और उसको धमकाइए। हम लोग क्लास फेलो थे ऊपर। तो वो चला गया और कहने लगा जो कहाँ है फलाना आदमी, उसको खोजने लगा। तो चारों तरफ पूरे टोला मोहल्ला में कहने लगा कि केस बगल में कोई शिकायत करेगा, पहुंचा देलक, बहुत धमकाए उसको पीटने। तब वो उस दिन से वो पीना भी छोड़ दिया उस मोहल्ला में कि कोई शिकायत कर देगा, और पत्नी को भी मारना पीटना छोड़ दिया।
और उसका प्रभाव पूरे मोहल्ला पर पड़ा। तो हमको लगा कि नहीं, इसीलिए हम आप बहुत दिन से जानते हैं कि पारिवारिक परामर्श केंद्र हम गुप्त रूप से चलाते हैं और उसमें हजारों परिवार को बसाने का काम किया है। कि कोई भी परिवार ये नहीं चाहता कि पति जेल चला जाए, चाहता है कि महिला को सम्मान रखे, उसका भी मन है, उसका ध्यान रखे। इसी संदर्भ में मैं शिक्षा के क्षेत्र में जब आत्मनिर्भर हुई तो समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम करने लगी। बहुत अच्छा। अभी चुनाव का माहौल है, नगर निकाय का, इससे पहले पंचायत का चुनाव हुआ। सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझने के लिए कई वार्डों, कई पंचायतों को आरक्षित किया है। लेकिन आप भी देख रही होंगी और मैं भी देख रहा हूँ और बहुत लोग देख रहे होंगे कि जो महिला पार्षद या महिला सरपंच या महिला मुखिया जीत के आती हैं, उससे को न अधिकार को का ज्ञान है, न कर्तव्य का ज्ञान। उसके पति संचालन करते हैं पंचायत का, पति संचालन करते हैं वार्ड का, और वो खुद को पार्षद पति, मुखिया पति, सरपंच पति कहते हैं। तो आप बताइए कि फिर आरक्षण का क्या औचित्य है? महिलाओं को अपने अधिकार और कर्तव्य समझे, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो महिलाएं आरक्षण सरकार के द्वारा आरक्षण दिया गया महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50%, यह तो कदम बहुत ही सराहनीय है। इससे महिलाओं में मनोबल बढ़ा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब महिला पति और पुरुष मुखिया पति जो है की स्थिति है, तो वही यह स्थिति है जहाँ महिला बहुत साक्षर नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको बहुत संवेदनशील नहीं है, एकाएक घर से निकलकर आ गई है, और महिलाएं घर को तोड़ना नहीं चाहती। यदि ज्यादा अपना चलाने लगेगी, वह बैलेंस बनाकर समाज में और घर में काम करना चाहती है। यदि ज्यादा अपना चलाने लगी तो उसका प्यारा घर टूट जाएगा, जहाँ उसके बच्चे हैं, उसका प्यारा पति है, प्यारा भाई है, वह प्यारा घर उसका टूट जाएगा। इसलिए महिला मुखिया पति और सरपंच पति का महत्व बढ़ा है। इसलिए नहीं बना है कि महिला अज्ञानी है। तो आपका कहना है कि महिलाएं जानती हैं अपने अधिकार को, कर्तव्य को, लेकिन चूंकि अगर अपने पति की अनुसार नहीं चले तो मेरा परिवार बिखर जाएगा, विद्रोह शुरू हो जाएगा, इसीलिए वो मौन हो जाती है। और अपने पहला मुखिया पति और सरपंच पति को स्वीकारती है कि चलो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। महिलाएं, हम जब केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के हम सदस्य थे तो केरल गए थे मृदुला जी के साथ, वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो एक महिला, सच्ची कहानी है ये, एक महिला जो मुखिया बनी, उसका पति चोर था। तो एक दिन उसको, चूंकि आरक्षित सीट था, इसलिए वो हरिजन थी, बन गई मुखिया। तो मुखिया बन गई तो सारे गांव के लोग, किसी दिन चोरी में वो पकड़ा गया तो सारे गांव के लोग, बहुत उसके पंचायत के लोग कॉन्शस थे, आज मुखिया जी क्या सजा सुनाएंगे। एकदम सच्ची कहानी है, क्या सजा सुनाएंगे मुखिया जी। तो जब पंचायत बैठा और वो महिला बैठी पंचायत में, तो अपने पति को सजा सुनाई कि कल सुबह में पूरे गांव में झाड़ू लगाएंगे, हर गांव की सफाई करेंगे। और भोर जब हुआ, सुबह हुआ झाड़ू लगाने का टाइम, तो खुद झाड़ू लेकर लगाया। लोग पूछा कि मुखिया जी सजा सुनाए पति को, आप क्यों झाड़ू लगाए? तो कहती है, जो जिस समय हम पंचायत में बैठे उस समय मैं गाँव की मुखिया थी, इसलिए मैंने सजा सुनाया और मैं आज उसकी अर्धांगिनी हूँ। इसलिए जितना काम वो करेंगे उतना काम मुझे भी करना है, इसलिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो बताइए कि अनपढ़ महिला, यदि वह संवेदनशील थी, उसको समाज के प्रति उसके मन में कुछ करने का भाव था, तो वो दोनों में कैसे बैलेंस बैठाती है। तो महिलाएं, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को अवसर मिला है, तो महिलाएं बहुत घर को चलाती है। महिला समाज और परिवार को क्यों नहीं चला सकती है, लेकिन वह मौन हो जाती है, परिवार न टूटे इसलिए। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। और आशा है कि महिलाएं जो देख रही होंगी, देखेंगी, उनको प्रेरणा मिलेगी।
एक प्रश्न और मेरे मन में उभर रहा है कि आप जिलाध्यक्ष रही महिला भाजपा महिला संगठन की, प्रदेश में भी मंत्री रही तो आप चाहती तो अब राजनीति या अन्य क्षेत्रों में भी आप अपना स्थान मिल सकता था, जैसे एमएलसी और वगैरह वगैरह, लेकिन आपने इसे आपने नहीं स्वीकारा। आखिर क्यों? ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं स्वीकारा। मैंने एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए 2003 में, जब मैं फिजिक्स की प्रोफेसर थी, तो जनरल कैटेगरी से सीनेट का इलेक्शन मैंने लड़ा था। अच्छा। जिसका क्षेत्र था हाजीपुर से लेकर शिवहर, सीतामढ़ी, बेतिया, कटियागंज तक का क्षेत्र था, और मैं हाईएस्ट वोट से जीती थी। मैंने इसीलिए सीनेट का इलेक्शन लड़ा था कि मैं टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलसी का इलेक्शन लड़ूंगी। उसमें तो सिर्फ हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी था। तो हमको मोदी जी कहे भी थे, सुशील मोदी जी, कि आप इलेक्शन लड़ेंगी एमएलसी का, लेकिन संजोगवश अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं बन पाई। या ये कहिए कि राष्ट्रीय राजनीति में मैं राष्ट्रीय मंत्री थी, तो मेरे साथ निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी कार्य करती थी। उस समय किरण महेश्वरी आज नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, मैं राष्ट्रीय मंत्री थी, और उस कमेटी में निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी कार्य मेरे साथ कार्य करती थी। तो मुझे अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं जा पाई हाईएस्ट पोस्ट पर। उन लोगों को अवसर मिला तो वो लोग हैं, अच्छी बात है। हम लोगों को बहुत गर्व होता है कि हम लोग के साथ रहने वाली बहनें आज अच्छा कार्य कर रही हैं। अच्छा, मुझे भी अवसर मिलता तो जरूर मैं भी जाती। हाँ, अब तो अभी प्रश्न फिर दूसरा उठ जाता है कि भाई आपको अवसर क्यों नहीं मिला, जबकि आप इतनी डैशिंग थी। तो अवसर नहीं मिला। हम लोग मुजफ्फरपुर के छोटे शहर में रहते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में है, उससे क्या, बड़े बड़े नेता दिल्ली में रहते हैं। तो मैं नौकरी छोड़कर वहाँ नहीं जा पाई, इसलिए अवसर नहीं मिला। अच्छा, आप राजनीति और समाज सेवा में से भी जुड़ी रही, तो ये बताइए, इस क्षेत्र में कौन ऐसे शख्सियत हैं जो आपको आकर्षित किए हों या प्रेरणा स्रोत आप मानती हों, ऐसे व्यक्तित्व को जो राजनीति और समाज सेवा में समर्पित किसी पुरुष या महिला जिसके प्रति आप आकर्षित रही? प्रेरणा सूत्र भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही। अटल जी के समय में, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में गोवा की गवर्नर बनी, विश्व प्रसिद्ध लेखिका रही, बिहार की मिट्टी की सुगंध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई लेखनी के माध्यम से। ऐसी मृदुला सिन्हा मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं, हमारे बगल में रहती हैं, और मटिहानी की बहू है। तो उनका साथ रहने का अवसर मिला, और उन्हीं का संपूर्ण व्यक्तित्व मुझे प्रभावित किया, और उन्हीं के थ्रू मैं राजनीति में भी आई। अब कुछ ऐसे अचीवमेंट हैं जो मुझे पता नहीं है या बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मैं चाहूँगा कुछ प्रमुख अचीवमेंट जो आपका है उसके बारे में बता दें। स्मृति ईरानी कार्य मेरे साथ कार्य करती थी, तो मुझे अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं जा पाई हाईएस्ट पोस्ट पर। उन लोगों को अवसर मिला तो वो लोग हैं, अच्छी बात है। हम लोगों को बहुत गर्व होता है कि हम लोग के साथ रहने वाली बहनें आज अच्छा कार्य कर रही हैं। अच्छा, मुझे भी अवसर मिलता तो जरूर मैं भी जाती। हाँ, अब तो अभी प्रश्न फिर दूसरा उठ जाता है कि भाई आपको अवसर क्यों नहीं मिला, जबकि आप इतनी डैशिंग थी। तो अवसर नहीं मिला। हम लोग मुजफ्फरपुर के छोटे शहर में रहते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में है, उससे क्या, बड़े बड़े नेता दिल्ली में रहते हैं। तो मैं नौकरी छोड़कर वहाँ नहीं जा पाई, इसलिए अवसर नहीं मिला। अच्छा, आप राजनीति और समाज सेवा में से भी जुड़ी रही, तो ये बताइए, इस क्षेत्र में कौन ऐसे शख्सियत हैं जो आपको आकर्षित किए हों या प्रेरणा स्रोत आप मानती हों, ऐसे व्यक्तित्व को जो राजनीति और समाज सेवा में समर्पित किसी पुरुष या महिला जिसके प्रति आप आकर्षित रही? प्रेरणा सूत्र भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही। अटल जी के समय में,
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में गोवा की गवर्नर बनी, विश्व प्रसिद्ध लेखिका रही, बिहार की मिट्टी की सुगंध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई लेखनी के माध्यम से। ऐसी मृदुला सिन्हा मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं, हमारे बगल में रहती हैं और मटिहानी की बहू है। तो उनका साथ रहने का अवसर मिला और उन्हीं का संपूर्ण व्यक्तित्व मुझे प्रभावित किया और उन्हीं के थ्रू मैं राजनीति में भी आई। अब कुछ ऐसे अचीवमेंट हैं जो मुझे पता नहीं है या बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मैं चाहूँगा कुछ प्रमुख अचीवमेंट जो आपका है उसके बारे में बता दें। अचीवमेंट, हम लोग बहुत गाँव की मिट्टी से निकल के आए और हम फिजिक्स के प्रोफेसर बने, पीजी हेड बने, सीसीडीसी बने, एचईसी के डायरेक्टर बने। तो ये मेरा प्राप्तांक था, मैंने जो मेहनत किया वो प्राप्त हुआ। तो और अचीवमेंट, मैंने हमारी दो बेटियां डॉक्टर मोनालिसा और बेंगलोर जो मैनेजमेंट से पीएचडी करके प्रोफेसर भी थी। अभी इसके पिताजी जो राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं उसको चलाती है, उसकी डायरेक्टर है। और मेरी छोटी बेटी डॉक्टर। अचीवमेंट, हम लोग बहुत गाँव की मिट्टी से निकल के आए और हम फिजिक्स के प्रोफेसर बने, पीजी हेड बने, सीसीडीसी बने, एचईसी के डायरेक्टर बने। तो ये मेरा प्राप्तांक था, मैंने जो मेहनत किया वो प्राप्त हुआ। तो और अचीवमेंट, मैंने हमारी दो बेटियां डॉक्टर मोनालिसा और बेंगलोर जो मैनेजमेंट से पीएचडी करके प्रोफेसर भी थी। अभी इसके पिताजी जो राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं उसको चलाती है, उसकी डायरेक्टर है। और मेरी छोटी बेटी डॉक्टर नीलू जो बेंगलोर से लॉ करके जॉब करती थी। अभी हमारे दामाद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं दिल्ली में। और ये बड़े दामाद हमारे डॉक्टर वरुण कुमार राय प्राचार्य हैं महिला पॉलिटेक्निक के सीतामढ़ी के और शिवहर के, तीनों के इंचार्ज में हैं। तो मेरा अचीवमेंट तो सबसे बड़ा यही है कि मैंने दो बेटियों को जन्म दिया, उसको पढ़ा लिखा कर एक सुसंस्कृत नागरिक बनाया। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे और प्रशासन के क्षेत्र में हमारे दोनों दामाद समाज को सेवा देने के लिए मैंने बेटी दामाद दोनों को तैयार किया। तो हम रिटायर कर गए, मेरे हस्बैंड रिटायर कर गए और चले गए, लेकिन दोनों बेटियों के माध्यम से मैंने समाज को एक सही नागरिक दिया, जो एक कपूर की ड्यूटी है। और इसलिए मेरा अचीवमेंट तो यही बहुत बड़ा है कि हम उस दोनों बच्चों के माध्यम से जिंदा हैं शिक्षा के क्षेत्र में। चलते चलते मैं चाहता हूँ कि आप नई पीढ़ी को कुछ संदेश दें ताकि नई पीढ़ी आप से प्रेरित होकर आगे बढ़ने की कोशिश करे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे बता तेरी रजा क्या। तो हम बहनों को, बेटियों को, नई बेटियों को संदेश देंगे कि अपने खूब मेहनती बने, शिक्षित बने। और पढ़ाई का अर्थ होता है ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ जीने की कला सीखना। तो ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ यदि कोई बेटियां या बेटा भी, बच्चे भी यदि आगे बढ़ते हैं तो उसके सामने कोई समस्या नहीं, सभी समस्या का समाधान खुद ब खुद निकल जाता है। इसलिए शिक्षित बने और खूब मेहनती बने, संवेदनशील बने। काजल जी, आप हमारे चैनल के लिए जो समय दिया इसके लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।